Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. चलिए बच्चों, तो लेट्स बिगिन द फिफ्थ लेक्चर ऑफ दिस ब्यूटीफुल चैप्टर वेव्स। तो बच्चों, पिछले 4 लेक्चर में हम लोगों ने वेव ऑन अ स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा था, जो कि एक टाइप का ट्रांसवर्स वेव था। वो भी मैकेनिकल वेव था और ट्रांसवर्स वेव था। इस बार हम लोग फिर से मैकेनिकल वेव को ही स्टडी करेंगे, लेकिन इस बार ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना, दैट इज साउंड वेव इन एयर। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हमारा पहला टॉपिक है नेचर ऑफ साउंड इन एयर। तो देखिए बच्चों, क्या होता है जब हम लोग क्लैप करते हैं, है ना, तो साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो बेसिकली नॉन पीरियोडिक होती है। वो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि वो एक वेव पल्स होती है दैट ट्रैवल्स आउट इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, द पल्स डिस्टर्ब्स द एयर इन द सेम वे दैट अ सिमिलर पल्स वुड डिस्टर्ब अ coiled spring or a slinky. Each particle moves to and fro, लेकिन इस बार किस डायरेक्शन में? Along the direction of the expanding wave. क्लियर है ये बात? तो बच्चों, अब इसी चीज को थोड़ा और अच्छे से विजुअलाइज करते हैं और एक क्लियरर पिक्चर देखते हैं ऑफ दिस प्रोसेस। तो इसे समझने के लिए लेट अस कंसीडर अ लॉन्ग रूम, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में शो हो रखा है। एक एंड में हम लोग देख पा रहे हैं कि ओपन विंडो है ना, विद अ कर्टन ओवर इट। और दूसरे एंड पे क्या है? डोर है ना। व्हेन वी ओपन द डोर वी कैन इमेजिन द डोर pushing the molecules next to it away from their initial positions and into their neighbors, है ना। अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि दरवाजे की खुलने की वजह से जो यहाँ की हवा थी वो क्या हो गई? राइट की तरफ धक्का खा गई। क्लियर है ये बात? अब वो अपने पड़ोसियों को धक्का देगी। द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स in turn push into their neighbors and so on, like a compression traveling along a spring until the curtain flaps out the window, है ना। फाइनली क्या होता है? ये जो कर्टन है ये धक्का खा करके फ्लैप करती है आउटसाइड। A pulse of compressed air has moved from the door to the curtain. The pulse of compressed air is called a compression. तो ये रही कहानी किसकी बच्चों? कंप्रेशन की। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों अब हम लोग बात कर सकते हैं रेयर फैक्शन की। अब देखिए क्या होता है जब हम लोग दरवाजे को अब बंद कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा? द डोर पुशेस सम एयर मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ द रूम। कुछ एयर मॉलिक्यूल जो यहाँ पर थे वो दरवाजे की वजह से बाहर निकल गए। इसकी वजह से क्या होगा? दिस प्रोड्यूसेस एन एरिया ऑफ लो प्रेशर बिहाइंड द डोर। अब ये चीज नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को अच्छी नहीं लगेगी, है ना। तो यहां पर क्या होगा? नेबरिंग मॉलिक्यूल्स देन मूव इनटू इट लीविंग अ जोन ऑफ लोअर प्रेशर बिहाइंड देम। तो लेफ्ट की तरफ जब एयर जाएगी तो राइट में, है ना, क्या क्रिएट हो जाएगा? राइट साइड में लोअर प्रेशर वाला रीजन क्रिएट होगा। इस तरीके से हम लोग समझ पा रहे हैं कि वी से दिस जोन ऑफ लोअर प्रेशर एयर इज रेयरिफाइड। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हवा है वो क्या हो रही है? रेयरफाइड हो रही है। ठीक है, other molecules farther away from the door in turn move into these rarefied regions and a disturbance again travels across the room, है ना। तो बारी बारी से सारे के सारे जो है ना, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो एक एक करके अपने पड़ोसी की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं ना, लो प्रेशर रीजन को वापस से मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है? फाइनली कर्टन जो है उसको भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो भी फाइनली लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, है ना। दिस इज एविडेंस्ड बाय द कर्टन्स व्हिच फ्लैप्स इनवर्ड। दिस टाइम द डिस्टर्बेंस इज अ रेयर फैक्शन। और इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि रेयर फैक्शन ट्रैवल किया। ठीक है, as with all wave motion, it is not the medium itself that travels across the room, but the energy carrying pulse, है ना। हमने हर केस में देखा था कि बस ऑसिलेशन हो रहा है पार्टिकल्स का। जैसे वो जो कर्टन था वो भी बस फ्लैप इन या फ्लैप आउट किया। उसी तरीके से मॉलिक्यूल्स भी जो है थोड़ा अंदर बाहर आते हैं, लेकिन उनका जो पोजीशन है वो बाद में मेंटेन हो जाता है। तो इसी तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मीडियम ट्रैवल नहीं कर रही, बल्कि एनर्जी, है ना, एनर्जी का ट्रैवल हो रहा है। ठीक है, इन बोथ केसेस द पल्स ट्रैवल्स फ्रॉम द डोर टू द कर्टन। एक बार कंप्रेशन ट्रैवल किया, एक बार रेयर फैक्शन ट्रैवल किया। वी नो दिस बिकॉज इन बोथ केसेस द कर्टन मूव्स आफ्टर द डोर इज ओपन्ड और क्लोज्ड। अब लेकिन अगर आप ये लगातार करते जाएंगे, इफ यू कंटिन्यूअली स्विंग द डोर ओपन एंड क्लोज्ड इन अ पीरियोडिक फैशन, you can set up a wave of periodic compressions and rarefactions that will cause the curtain to swing in and out of the window. ठीक है, on a much smaller but more rapid scale, this is what happens when a tuning fork is struck.
तो यहाँ पर देखिए बच्चों, डायग्राम में आप ट्यूनिंग फोर्क देख सकते हैं। अगर आप इसको है ना स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, ये भी लगातार जो है इस तरीके से पीरियोडिक वेव क्रिएट करता जाता है। ठीक है, द पीरियोडिक वाइब्रेशंस ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क एंड द वेव्स प्रोड्यूस्ड आर कंसिडरेबली हायर इन फ्रीक्वेंसी एंड लोअर इन एम्पलीट्यूड देन दोज कॉज्ड बाय द स्विंगिंग डोर। ये एक कंपैरिजन है। You don't notice the effect of sound waves on the curtain, but you are well aware of them when they meet your sensitive eardrums, है ना। तो ईयर में जो वाइब्रेशन होती है उसकी वजह से ही हम लोग सुन पाते हैं। ठीक है, तो डिस्टरबेंस जो है किस तरीके से ट्रैवल करती है, जब हम लोग कुछ बोलते हैं तो हम लोग अपने पास वाले हवा को डिस्टर्ब करते हैं और वो डिस्टरबेंस जो है लगातार है ना ट्रैवल करता जाता है और फिर वो हमारे है ना जो दोस्त है जिस तक हम लोग अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं उसके कानों के ईयरड्रम को भी वो क्या करवाता है, वाइब्रेट करवाता है, जिस वजह से वो सुन पाता है हमारी बातें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जब ट्यूनिंग फोर्क इस तरीके से पीरियोडिक वे में ऑसिलेट करता है ना, तो यहाँ पर सीरीज ऑफ रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन ट्रैवल करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, द ईयर ऑफ अ यंग पर्सन कैन नॉर्मली हियर पिचेस करस्पॉन्डिंग टू द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 20 एंड 20,000 हर्ट्ज। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं तो लिमिट्स ऑफ दिस ह्यूमन हियरिंग रेंज श्रिंक, स्पेशली एट द हायर फ्रीक्वेंसी एंड। साउंड वेव्स विद फ्रीक्वेंसीज बिलो 20 हर्ट्ज इसे हम लोग इंफ्रासोनिक कहते हैं, एंड दोज विद फ्रीक्वेंसीज अबव 20,000 हर्ट्ज उसे अल्ट्रासोनिक कहते हैं। और हम लोग ना इंफ्रासोनिक ना अल्ट्रासोनिक इन दोनों को ही साउंड वेव्स को हम लोग सुन नहीं पाते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं ट्रैवलिंग साउंड वेव्स की। ठीक है, एज द प्रोंग वाइब्रेट्स इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। तो अगर यहाँ पर जो ट्यूनिंग फोर्क हमने देखा या प्रोंग देखा, तो ये अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में वाइब्रेट करेगा तो क्या होगा, द प्रेशर वेरिएशंस इन द लेयर क्लोज टू द प्रोंग ऑल्सो चेंज इन अ सिंपल हार्मोनिक फैशन। क्लियर है ये बात। द इंक्रीज इन प्रेशर अबव इट्स नॉर्मल वैल्यू may therefore be written as del p equal to p minus p naught, जो कि क्या हो जाएगा, del p naught sin ओमेगा t, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर वेरिएशन है वो कैसा है, सिंपल हार्मोनिक फैशन का है। क्लियर है ये बात। तो यहाँ पर del p naught क्या है, del p naught इज द मैक्सिमम इंक्रीज इन प्रेशर अबव इट्स नॉर्मल वैल्यू। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि जो डिस्टरबेंस है अगर वो मान लीजिए कि राइट की तरफ ट्रैवल कर रही है विद द स्पीड v, ठीक है, तो द वेव स्पीड एंड नॉट द पार्टिकल स्पीड, है ना। यहाँ पर हम लोग वेव स्पीड की बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, द इक्वेशन फॉर द एक्सेस प्रेशर एट एनी पॉइंट x एट एनी टाइम t, वो किस तरीके से दिया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, हम लोग यहाँ पर t को रिप्लेस कर देंगे t माइनस एक्स बाई वी से। तो इस तरीके से सोर्स की इक्वेशन से हम लोग वेव की इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो इक्वेशन आई del p इक्वल टू del p नॉट साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी, ये क्या बता रही है, इट इज इक्वेशन ऑफ अ वेव ट्रैवलिंग इन x डायरेक्शन, किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। अब हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो एक्सेस प्रेशर है del p, वो ऑसिलेट कर रहा है बिटवीन del p नॉट एंड माइनस del p नॉट, क्योंकि साइन ऑफ समथिंग प्लस माइनस वन के बीच में ही ऑसिलेट करता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव इज म्यू इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई and is equal to the frequency of vibration of the source। ठीक है, henceforth we shall use the symbol P for the excess pressure developed above the equilibrium pressure and P naught for the maximum change in pressure। तो ये हम लोग यूज करेंगे थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए। तो मतलब वेव इक्वेशन को अब कैसे लिखा जा सकता है, इंस्टेड ऑफ डेल पी हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, P लिख रहे हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि P क्या है, एक्सेस प्रेशर है, और यहाँ पर डेल पी नॉट का मतलब क्या हो गया, पी नॉट, मतलब कि मैक्सिमम कितना चेंज आ सकता है प्रेशर में। तो P इक्वल टू क्या आ गया, पी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन पी। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हमने देखा कि साउंड वेव्स कंस्टिट्यूट ऑल्टरनेट कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन पल्सेस ट्रैवलिंग इन द मीडियम। तो इसे मीडियम की जरूरत होती है, इसीलिए ये कैसा वेव है, एक मैकेनिकल वेव है। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट वेव एंड प्रेशर वेव की। तो देखिए बच्चों, अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब क्या हो गया, लिक्विड या फिर गैस, कैन बी डिस्क्राइब्ड आइदर इन टर्म्स ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट सफर्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, जैसा कि हम लोग ट्रांसवर्स वेव्स में स्ट्रिंग के केस में हम लोगों ने करा था, या फिर यहाँ पर एक और चीज की जा सकती है जो हम लोगों ने देखा है अभी अभी, कि एक्सेस प्रेशर जनरेटेड ड्यू टू द
कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के टर्म्स में भी इसे लिखा जा सकता है. Let us see how the two representations are related to each other. तो चलिए बच्चों, let us consider a wave going in the x direction in a fluid. Suppose that at a time t, the particle at the undisturbed position x suffers a displacement s in the x direction. तो वो पार्टिकल जो कहां पर था, लोकेशन x पर था, वो अब कहां चला गया, वो अब s डिस्टेंस दूर चला गया. ठीक है. The wave can then be described by the equation s is equal to s naught sin omega t minus x by v. अब बच्चों यहाँ पर let us consider the element of the material which is contained within x and x plus delta x. अब यहाँ पर हम लोग उस पोर्शन की बात कर रहे हैं, है ना, उस फ्लूइड के पोर्शन की बात कर रहे हैं जो x से लेकर के कहाँ तक कंटेन्ड है, x प्लस डेल्टा x तक कंटेन्ड है. ठीक है. और ये अनडिस्टर्ब स्टेट की फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं. कंसिडरिंग अ क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए, ना यहाँ पर हम लोग कैपिटल ए यहाँ पर क्या कंसिडर कर रहे हैं, द क्रॉस सेक्शनल एरिया. ठीक है. द वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट इन द अनडिस्टर्ब्ड स्टेट, वो कितना हो जाएगा, a डेल्टा x. क्योंकि आप यहाँ पर देखिए कि ये जो दूरी है ना, यहाँ पर जो हम लोग दूरी देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ. ये देखिए, ये जो दूरी है ये बेसिकली कितनी है, ये है डेल्टा x की, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए है. तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा a डेल्टा x. क्लियर है ये बात. तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो वॉल्यूम है अनडिस्टर्ब स्टेट वाला, वो कितना है, a डेल्टा x, और इसका मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. अब देखिए हुआ क्या, जब वेव पास करी यहाँ से, है ना, एज द वेव पासेस, तो क्या हुआ, द एंड्स एट x एंड x प्लस डेल्टा x आर डिस्प्लेस्ड बाय अमाउंट्स s एंड s प्लस डेल्टा x. है ना, यहाँ पर s एंड s प्लस डेल्टा s से इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट हुआ. जो x लोकेटेड पार्टिकल था उसका डिस्प्लेसमेंट s हुआ, और जो पार्टिकल x प्लस डेल्टा x पर लोकेटेड था उसका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा s एक्स्ट्रा हुआ, मतलब s प्लस डेल्टा s हुआ. ठीक है. तो अब देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि अगर x वाला जो पार्टिकल है वो s खिसका, और अगर x प्लस डेल्टा x वाला पार्टिकल भी उतना ही खिसकता, तो वॉल्यूम में चेंज नहीं आता. लेकिन x लोकेशन वाला पार्टिकल s खिसका, लेकिन x प्लस डेल्टा x लोकेशन वाला पार्टिकल जो है वो डेल्टा s एक्स्ट्रा खिसक गया. तो वॉल्यूम जो है वो एक्स्ट्रा कितने से चेंज हो गई, वो हो गई a डेल्टा s अमाउंट से. क्लियर है ये बात. तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ दिस एलिमेंट एट टाइम t, वो कितना हो जाएगा, डेल्टा v इक्वल टू a डेल्टा s. क्लियर है ये बात. अब यहाँ पर हम लोग डेल्टा s को हासिल कैसे कर सकते हैं, डेल्टा s को अगर हासिल करना है तो हमारे को क्या करना होगा, we need to differentiate the equation with respect to x. तो ये जो इक्वेशन है बच्चों, s इज इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी, इसे हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. क्योंकि हम लोगों ने एक समय पर फोटोग्राफ बनाया है ना, हम लोगों ने एक स्नैपशॉट लिया है, तो इस वजह से टाइम तो इस समय हम लोगों ने फिक्स कर रखा है. ठीक है. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर डेल्टा भी क्या आ जाएगा, a टाइम्स डेल्टा s, और डेल्टा s कैसे निकालेंगे, तो हमें करना होगा डेल s बाय डेल x, है ना. तो वहां से हमारे को ये एक्सप्रेशन मिलेगा. क्लियर है बात. तो यहाँ पर देखिए डेल्टा x जो है ना, वो इस वजह से हमारे को नजर आ रहा है क्योंकि हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करा है. ठीक है. द एलिमेंट इज देयरफॉर अंडर अ वॉल्यूम स्ट्रेन, है ना. यहाँ पर डेल्टा v अपॉन v हम लोग देख सकते हैं कि कितना आ जाएगा, डेल्टा v तो ऊपर है और उसको v से, ओरिजिनल वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा. क्लियर है ये बात. तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि डेल्टा v अपॉन v कुछ ऐसा आ गया. ठीक है. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल आउट हो जाएगा. क्लियर है ये बात. तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा माइनस एस नॉट ओमेगा अपॉन v, और साथ ही साथ ये कॉस वाला टर्म रह जाएगा. ठीक है. तो अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस दैट इज द एक्सेस प्रेशर डेवलप्ड इन द एलिमेंट एट x एट टाइम t, वो कितना हो जाएगा. तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर बल्क मॉडुलस होता है माइनस p अपॉन डेल्टा v बाई v, है ना. तो यहाँ पर हम लोग p को क्या लिख सकते हैं, बल्क मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय माइनस डेल्टा v बाई v. क्लियर है ये बात. तो b यहाँ पर क्या है, बल्क मॉडुलस है. ठीक है. 10 p इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, अब माइनस डेल्टा v बाई v हमने निकाल ही रखा था, उसको यहाँ पर हमने यहाँ पर पुट कर दिया. ठीक है. तो अब देखिए बच्चों, हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो क्या है, P इक्वल टू बी एस नॉट ओमेगा अपॉन वी कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी. क्लियर है ये बात.
अब देखिए बच्चों, मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि हमारे पास है ना s इक्वल टू क्या आया था, एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई बी। ठीक है, तो बच्चों s इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई बी से अगर हम लोग कंपेयर करें तो हम लोग क्या देखेंगे कि द प्रेशर एम्पलीट्यूड पी नॉट एंड द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड एस नॉट, दे आर रिलेटेड एज, ये देखिए ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये बेसिकली क्या बन गया, ये बन गया प्रेशर एम्पलीट्यूड पी नॉट। तो पी नॉट जो है ना, वो किसके बराबर आ गया, बी ओमेगा एस नॉट अपॉन बी के। क्लियर है, और ओमेगा बाई बी के बन जाता है, दैट इज वेव नंबर। तो पी नॉट बराबर आ गया बी के एस नॉट। इसके अलावा बच्चों एक और कंपैरिजन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। हमने देखा था एस बराबर क्या था, एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई बी, और प्रेशर का रिलेशन क्या आया, पी बराबर लेटर से पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई बी। तो एक साइन में है और एक कॉस में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग ये कह सकते हैं कि द प्रेशर वेव डिफर्स इन फेज बाय पाई बाई टू फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट वेव, क्योंकि एक साइन है एक कोसाइन है, तो मतलब पाई बाई टू का ही तो फेज डिफरेंस आया। इसका मतलब ये हो गया कि द प्रेशर मैक्सिमा अकर वेयर द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो एंड डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमा अकर वेयर द प्रेशर इज एट इट्स नॉर्मल लेवल। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, कहां पर, वेयर द प्रेशर चेंजेस मैक्सिमम एंड वाइस वर्सा। तो ये हमारे को क्या समझाता है, आइए देखते हैं। द ह्यूमन एयर और एन इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर, ये किस पे रिस्पॉन्ड करता है, रिस्पॉन्ड्स टू द चेंज इन प्रेशर एंड नॉट टू द डिस्प्लेसमेंट इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे। Suppose two audio speakers are driven by the same amplifier and are placed facing each other, तो क्या होगा, a detector is placed midway between them, है ना, ये रहा detector। ठीक है, अब यहां पर बच्चों हम लोग क्या देख सकते हैं कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एयर पार्टिकल्स नियर द डिटेक्टर विल बी जीरो। क्यों, एज द टू सोर्सेज ड्राइव दीज पार्टिकल्स इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ये बात तो समझ में आ रही है, एक की तरफ राइट की तरफ, एक की वजह से लेफ्ट की तरफ। However, both send compression waves and rarefaction waves together. इस वजह से क्या होगा, प्रेशर इंक्रीजेस एट द डिटेक्टर साइमल्टेनियसली ड्यू टू बोथ सोर्सेस। क्लियर है बात। तो ये जो ईयर है या फिर डिटेक्टर है, वो क्या डिटेक्ट करता है, प्रेशर चेंजेस को। ठीक है, अकॉर्डिंगली द प्रेशर एम्पलीट्यूड विल बी डबल्ड ऑल्दो द डिस्प्लेसमेंट रिमेन्स जीरो हियर। ठीक है, a detector detects maximum intensity in such a condition, क्योंकि यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि प्रेशर एम्पलीट्यूड क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है, thus the description in terms of pressure wave is more appropriate than the description in terms of the displacement wave as far as sound properties are concerned। इसीलिए मैक्सिमम जगहों पर आप साउंड के केस में प्रेशर वेव के बारे में बातें किया करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, तो फाइनली कंक्लूड कर लेते हैं अपने जो हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने देखा डिस्प्लेसमेंट वेव एंड प्रेशर वेव। अगर डिस्प्लेसमेंट वेव की इक्वेशन मान लीजिए कि इस तरीके से दी हुई है, s एज अ फंक्शन ऑफ x, t इक्वल टू sm cos kx माइनस ओमेगा t, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो डेल्टा p x, t है वो क्या आ जाएगा, डेल्टा pm साइन kx माइनस ओमेगा t। क्लियर है बात। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि पाई बाई टू का फेज डिफरेंस आएगा। क्लियर है बात। तो जहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट वाले ग्राफ में जहां पर मैक्सिमा है, वहां पर प्रेशर वेरिएशन वाले ग्राफ में आप देख पा रहे हैं कि जीरो है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हम लोग ये भी जानते हैं कि ये जो एस एक्स टी वाला टर्म है वो क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है पार्टिकल का। ठीक है, और यहाँ पर जो एस एम है वो डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड बता रहा है, और उसी तरीके से प्रेशर वेरिएशन वाले केस में ये जो डेल्टा पी एक्स टी है वो प्रेशर का वेरिएशन बता रहा है, और डेल्टा पी एम जो है वो प्रेशर एम्पलीट्यूड बता रहा है। और एक में कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी आया था फॉर एग्जाम्पल, तो दूसरे में साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी आया उस पर्टिकुलर केस में, तो ये कहलाएगा ऑसिलेटिंग टर्म। तो चलिए बच्चों, अब इस टॉपिक के ऊपर एक आसान सा सवाल करके देखते हैं। सवाल है, इन अ साइनोसॉइडल साउंड वेव ऑफ मॉडरेट लाउडनेस द मैक्सिमम प्रेशर वेरिएशंस are of the order of 3 into 10 to the power minus 2 Pascal above and below atmospheric pressure PA, जो कि कितना है, nominally 1.013 into 10 to the power 5 Pascal at sea level. Find the corresponding maximum displacement if the frequency is 1000 Hz.
In air at normal atmospheric pressure and density, the speed of sound is 344 meter per second and the bulk modulus is 1.42 into 10 to the power 5 Pascal. तो देखिए बच्चों, इस सवाल में हमारे को प्रेशर एम्पलीट्यूड दे रखा है, दैट इज पी मैक्स हमारे को जो है वो दे रखा है। ठीक है, इसके अलावा हमारे को वेव स्पीड भी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी एफ दे रखा है और बल्क मॉडुलस भी दे रखा है। ठीक है, अब हम लोग ये जानते हैं बच्चों कि जो ओमेगा होता है वो क्या होता है, 2 पाई एफ होता है। इसके अलावा v बराबर ओमेगा अपॉन के होता है। तो हमारे को जरूरत किस चीज की है, हमारे को एक्चुअली निकालना है जो डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड है, लेटर से मैं उसे कैपिटल ए बोल दे रहा हूं। तो डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, पी मैक्स डिवाइडेड बाय बी इंटू के हो जाएगा। क्लियर है ये बात। तो पी मैक्स हमारे को पता है, बल्क मॉडुलस भी पता है, अब बस हम लोग के निकाल लेंगे बाय यूजिंग ओमेगा बाय वी। तो हमारे को क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले हम लोग के निकाल लेते हैं जो कि होता है ओमेगा अपॉन वी, और ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई एफ, है ना, 2 पाई एफ अपॉन वी के बराबर। क्लियर है ये बात। तो यहां से देखिए हमारे पास अब क्या आ जाएगा, अगर हम लोग वैल्यू पुट करें तो के की वैल्यू देखिए आ जाएगी 2 पाई रेडियन मल्टीप्लाइड बाय 1000 हर्ट्ज, और इसको डिवाइड करना होगा किससे, 344 मीटर्स पर सेकंड से। तो अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 18.3 रेडियन पर मीटर। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हमारे को डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड चाहिए, तो जैसे मैंने ए कहा है तो ए विल बी इक्वल टू पी मैक्स डिवाइडेड बाय बी इंटू के। तो पी मैक्स हमारे को दे रखा है ना, वो कितना दे रखा है, 3 इंटू 10 टू द पावर -2 पास्कल। इसे डिवाइड कर देंगे बल्क मॉडुलस इंटू के से, तो ये बल्क मॉडुलस दिया हुआ है 1.42 इंटू 10 टू द पावर 5, और साथ ही साथ के हम लोगों ने निकाल ही रखा है 18.3 रेडियन पर मीटर। क्लियर है बात। तो इसे कैलकुलेट करने पर देखिए हमारा जवाब आ जाएगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर -8 मीटर के बराबर। ठीक है, एक मजेदार बात बच्चों ये है कि ये जो हमारे को डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड आया है ये लगभग कितना है पता है, 1/100 द साइज ऑफ ह्यूमन सेल, है ना, इतना छोटा है ये। क्लियर है ये बात। सो दिस डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड इज ओनली अबाउट 1/100 द साइज ऑफ अ ह्यूमन सेल। ठीक है, तो लेकिन एक चीज आपको याद रखनी होगी कि एयर जो है ना वो एक्चुअली सेंस करता है प्रेशर का फ्लक्चुएशन। इट डिटेक्ट्स दीज मिनिस्क्यूल डिस्प्लेसमेंट्स ओनली इनडायरेक्टली, है ना, उसका मेन मोटिव किससे होता है, प्रेशर के वेरिएशन से। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द स्पीड ऑफ साउंड। तो देखिए बच्चों, द स्पीड ऑफ एनी मैकेनिकल वेव, चाहे वो ट्रांसवर्स हो चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो, ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन बोथ एन इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम टू स्टोर काइनेटिक एनर्जी एंड एन इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम टू स्टोर पोटेंशियल एनर्जी। तो जो हमारी इक्वेशन थी v बराबर अंडर रूट टी बाई म्यू, है ना, यहाँ पर t क्या था, टेंशन था, म्यू क्या था, मास पर यूनिट लेंथ क्या था, है ना, म्यू था। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि वी कैन जनरलाइज दिस इक्वेशन व्हिच गिव्स द स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव अलोंग अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, और उसे किस तरीके से लिख सकते हैं, v इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू था, यहाँ पर जो न्यूमरेटर में था वो क्या था, इलास्टिक प्रॉपर्टी था, और जो डिनोमिनेटर में था वो क्या था, इनर्शियल प्रॉपर्टी था। वेयर फॉर ट्रांसवर्स वेव्स हम लोग जानते हैं कि ये जो टी है वो क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, और म्यू क्या था, स्ट्रिंग्स लीनियर डेंसिटी। लेकिन अब अगर हम लोग बात करें एयर के मीडियम होने की, है ना, तो अगर एयर मीडियम है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इस बार वेव जो है वो क्या होगी, लॉन्गिट्यूडनल होगी, क्योंकि गैसेस में सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव ही एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, तो हम लोग गेस कर सकते हैं कि इस बार जो इनर्शियल प्रॉपर्टी है ना, जो म्यू का रिप्लेसमेंट हो जाएगा वो इस बार क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डेंसिटी, दैट इज रो ऑफ एयर। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द पीरियोडिक स्ट्रेचिंग ऑफ द स्ट्रिंग एलिमेंट्स एज द वेव पासेस थ्रू देम, है ना। तो वेव जब स्ट्रेच कर देता है स्ट्रिंग को तो हम लोग कहते हैं कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक है, एज अ साउंड वेव पासेस थ्रू एयर, पोटेंशियल एनर्जी इज एसोसिएटेड विद पीरियोडिक कंप्रेशंस एंड एक्सपेंशंस ऑफ स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट्स ऑफ द एयर, है ना। आखिर एयर के ही, है ना, एयर के ही जो एलिमेंट्स हैं, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट्स ऑफ एयर जो है वही तो एक्सपैंड और कंप्रेस होते हैं। द प्रॉपर्टी दैट डिटरमिन्स द एक्सटेंट टू विच एन एलिमेंट ऑफ अ मीडियम चेंजेस इन वॉल्यूम,
है ना, आखिर उसमें कितना वॉल्यूम में चेंज आएगा जब कोई प्रेशर उसके ऊपर एग्जर्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वो बल्क मॉडुलस बी होता है। क्लियर है? तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी, ठीक है, यही तो डेफिनेशन है बल्क मॉडुलस की। तो यहां पर डेल्टा वी बाई वी हमें क्या बताता है, फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम। ये प्रोड्यूस कब हो रहा है, जब देयर इज अ चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी। क्लियर है ये बात? तो बच्चों इस तरीके से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, अंडर द रूट ऑफ बी बाय रो आना चाहिए। तो चलिए अब इसका फॉर्मल डेरिवेशन कर लेते हैं ना, ये तो हम लोगों ने कंपेयर करके निकाला, ठीक है। तो देखिए बच्चों इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक साउंड वेव को कंसिडर करेंगे जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है इन अ फ्लूइड, जिसके पार्टिकल जो हैं वो डिस्प्लेस हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन s इज इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई बी, ये हमने एज्यूम करा। तो बच्चों इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग जानते हैं कि प्रेशर किस तरीके से वेरी करेगा। तो जो प्रेशर का एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, बी एस नॉट ओमेगा बाई वी कॉस, फिर आ जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, है ना। यहाँ पर बी एस नॉट ओमेगा बाई वी जो है वो प्रेशर एम्पलीट्यूड है। क्लियर है? और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर P जो है वो क्या बताता है, वो एक्सेस प्रेशर बताता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों हम लोग एक एलिमेंट ऑफ द फ्लूइड ले रहे हैं विच इज कंटेन्ड बिटवीन द पोजिशंस x एंड x प्लस डेल्टा एक्स इन द अनडिस्टर्ब्ड स्टेट, ठीक है। यहाँ और यहाँ के बीच के, है ना, हम लोग एलिमेंट की बात कर रहे हैं। द एक्सेस प्रेशर एट टाइम t एट द एंड x इज P एंड एट x प्लस डेल्टा एक्स इट इज P प्लस डेल्टा P, ठीक है। तो t टाइम की अगर बात करें ना, एक पर्टिकुलर मोमेंट की बात करें, तो जो x लोकेशन है वहां पर अगर ये जो एक्सेस प्रेशर है वो अगर P है, तो मान लेते हैं कि x प्लस डेल्टा एक्स पर कितना एक्सेस प्रेशर है, वो P प्लस डेल्टा P है। क्लियर है ये बात? अब देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर हम लोग A ले लें, तो फोर्स ऑन द एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट वो कितना हो जाएगा, P इंटू ए हो जाएगा ना। और एंड फ्रॉम द राइट, ये जो राइट वाला एलिमेंट है ना, राइट वाला जो यहाँ पर एलिमेंट है, तो उस पर फोर्स लेफ्ट की तरफ लगेगा और वो कितना लगेगा, P प्लस डेल्टा P इंटू एरिया के बराबर। तो अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना हो जाएगा, नेट फोर्स जो है जिसे हम लोग राइट की तरफ कहेंगे वो कितना हो जाएगा, डेल्टा एफ इक्वल टू ए पी माइनस ए पी प्लस डेल्टा पी, जो कि हो जाएगा माइनस ए डेल्टा पी। तो माइनस ए डेल्टा पी अमाउंट ऑफ फोर्स जो है हम लोग कह सकते हैं कि वो राइट डायरेक्शन में लग रहा है। क्लियर है ये बात? तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग ये जो डेल्टा पी है ये कैसे निकालेंगे, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो प्रेशर वाली है ना, जो प्रेशर वाली इक्वेशन है, तो उसमें हम अगर हम लोग डेल पी बाई डेल एक्स कर दें, डेल पी बाई डेल एक्स कर देंगे, क्योंकि हम लोग टाइम को यहाँ पर कांस्टेंट ले रहे हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं, तो वहां से हमारे को डेल पी मिल जाएगा और यहाँ पर देखिए डेल्टा एक्स इसी वजह से आ रहा है। क्लियर है ये बात? तो यहाँ से जो डेल्टा एफ है वो हमारे पास इतना आ गया, ठीक है। The change in pressure delta P between x and x plus delta x is obtained by differentiating equation with respect to x, है ना, जो मैंने अभी भी आपको बताया। If rho is the normal density of the fluid, the mass of the element considered is rho a delta x, है ना। जो normal density है उसके हिसाब से जो इनके बीच की जो दूरी थी डेल्टा x, उसके हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पर क्या निकाल लिया, मास ऑफ द एलिमेंट निकाल लिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या लगा सकते हैं बच्चों, न्यूटन सेकंड लॉ लगा सकते हैं, जो कि क्या कहता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, ठीक है। फोर्स कितना था, तो डेल्टा एफ हम लोगों ने निकाल ही रखा था, उसको किससे डिवाइड कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे इसके मास से, तो ये कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। अब लेकिन बच्चों एक्सेलरेशन को निकालने का तो एक और तरीका है, वो क्या है, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो बच्चों यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर हम लोग एक्सेलरेशन लिख सकते हैं डेल टू एस बाई डेल टी स्क्वायर। अगेन डेल क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि हम लोग किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की बात कर रहे हैं कि वो समय के साथ किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उस तरीके से जब हम लोग डबल डिफरेंशिएट कर देंगे एस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो दो तरीके से हम लोगों ने एक्सेलरेशन निकाल लिया, है ना। एक तो था ये वाला, है ना, इक्वेशन नंबर 3, और एक ये है इक्वेशन नंबर 4। तो अगर बच्चों आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो साइन वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, एस नॉट यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और माइनस साइन भी कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से आ जाएगा v इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ बी बाय रो, जो एक्सपेक्टेड भी था, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ मीडियम किस पे डिपेंड करता है, ऑन इट्स इलास्टिक प्रॉपर्टीज एंड इनर्शिया प्रॉपर्टीज, एज वाज द केस विद द वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, ठीक है। इस डेरिवेशन में बच्चों दो चीजें हम लोगों ने यूज करी थी।
एक तो हम लोगों ने डेल्टा पी की वैल्यू जो है वो निकाली थी बाय परफॉर्मिंग डेल पी बाय डेल एक्स, ठीक है। तो वो मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ ना। तो डेल पी बाय डेल एक्स वो कितना हो जाएगा, तो देखिए बी एस नॉट ओमेगा बाय वी। अब देखिए कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस साइन, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी, क्लियर है। और साथ ही साथ यहाँ पर चेन रूल से जो है हम लोग एक्स वाले टर्म को है ना वेरिएबल मान रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए उसका कोएफिशिएंट है माइनस ओमेगा बाय वी, तो यहाँ पर माइनस ओमेगा बाय वी बाहर आ जाएगा, क्लियर है बात। तो यहाँ से जो डेल पी है वो कितना आ जा रहा है, डेल पी जो है वो आ जा रहा है बी, है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बी एस नॉट ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, फिर आ जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी के बराबर, क्लियर है बात। तो साथ में यहाँ पर डेल पी बाई डेल एक्स था, तो यहाँ पर डेल एक्स भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने डेल पी निकाला और बाद में इसे ही हम लोगों ने क्या कॉल कर दिया, डेल्टा पी, और इसे हम लोगों ने कॉल कर दिया डेल्टा एक्स, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक और चीज जो हम लोगों ने यूज करी थी वो थी एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल टू एस बाई डेल टी स्क्वायर। तो ये हासिल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमारे को डेल एस बाय डेल टी निकालना होगा, जो कितना आ जाएगा। आइए इसे डिफरेंशिएट करके देखते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये आ जाएगा एस नॉट, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ऑफ, तो यहाँ पर लिख देंगे कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन बी, क्लियर है बात। और साथ ही साथ हमने टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा, क्लियर है ये बात। इसके बाद हमें इसे फर्दर डिफरेंशिएट करना होगा इन ऑर्डर टू गेट डेल टू एस बाय डेल टी स्क्वायर। तो डेल टू एस बाय डेल टी स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा देखिए एस नॉट ओमेगा तो ऑलरेडी था, क्लियर है, एक और ओमेगा यहाँ पर आ जाएगा चेन रूल से, और कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन ऑफ, है ना, यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी। तो ये था बच्चों डेल टू एस बाय डेल टी स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने देखा कि साउंड वेव्स जो है वो फ्लूइड में जब ट्रैवल करती है तो उनकी स्पीड आती है v बराबर अंडर द रूट ऑफ b बाय रो, है ना, वहां पर बल्क मॉडुलस यूज होता था। अब साउंड वेव जब सॉलिड में ट्रैवल करती है ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से फ्लूइड में ट्रैवल करती है, तो वहां पर हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बल्क मॉडुलस के बदले क्या आ जाएगा, यंग मॉडुलस आ जाएगा, क्लियर है। और बाकी चीजें तो एज इट इज है, ठीक है। तो यहाँ पर जो v बराबर अंडर रूट वाई बाय रो आया है, ये किसके लिए आया है, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव्स इन अ सॉलिड रॉड, ठीक है। अब अगर एक्सटेंडेड सॉलिड्स होंगे तो उनके लिए स्पीड जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होता है, किसका, बल्क मॉडुलस एंड शेयर मॉडुलस का, क्लियर है ये बात। तो बच्चों इसी के साथ हमारा जो 5वां लेक्चर है वेव्स चैप्टर का, या फिर कह लें कि साउंड वेव्स का जो पहला लेक्चर है वो खत्म होता है। आई होप कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।